हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोगी, सहगामी। इसके अंतर्गत आज हम सामाजिक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पहले इसके अर्थ और परिभाषा को हम समझ लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति या समूह की दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है और वह अंतःक्रिया सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा किसी भी रूप में हो सकती है। अंतःक्रिया के अलग अलग स्वरूप को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से पुकारा गया है। जब अंतःक्रिया निरंतरता जब उसमें पाई जाती है और साथ ही जब किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है, तो ऐसी अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। हालांकि दो व्यक्ति समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आवश्यक पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते रहते हैं, तो उनकी इस अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है। धीरे धीरे उनके संबंध घनिष्ठ और मधुर हो जाते हैं और इसका परिणाम मित्रता के रूप में निकलता है। उनमें सहयोग पनपता है। यही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया व्यक्ति, समूह और समाज जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य ऐसी अंतःक्रिया से है जिनमें उनके तरीके होते हैं, जिनमें हम जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंध की व्यवस्था स्थापित करते हैं, या जब परिवर्तन जीवन के प्रचलित तरीकों में अव्यवस्थित कर देते हैं, तो ये सभी देखने को मिलते हैं। हम इन सबको देख सकते हैं। यही सामाजिक प्रक्रिया है। समाजशास्त्री लूडबर्ग और अन्य विद्वानों ने लिखा है कि प्रक्रिया का अर्थ एक अपेक्षाकृत विशिष्ट और पूर्व अनुमानित परिणामों की ओर ले जाने वाली संबंधित घटनाओं के अनुक्रम से है। वहीं मैकाइवर और पेज के अनुसार एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति से पहले से ही मौजूद शक्ति की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीके से होने वाली निरंतर प्रक्रिया से है। देखिए, इन सभी परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बनी रहने वाली और साथ ही परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो एक विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम सामाजिक प्रक्रिया के तत्व या फिर उसकी विशेषता को जान लेते हैं। जैसे पहली विशेषता है घटनाओं का एक क्रम, यानी कि जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसकी पहली विशेषता में घटनाओं का एक क्रम पाया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें अलग अलग घटनाओं का एक क्रम बना हुआ हो। दूसरा तत्व है घटनाओं की पुनरावृत्ति। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ घटनाओं का बार बार घटित होना होता रहता है। तीसरा तत्व है घटनाओं के बीच संबंध होना। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अलग अलग घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, उनका क्षेत्र पृथक पृथक हो सकता है, लेकिन उन सभी घटनाओं के बीच संबंध का होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा तत्व है निरंतरता। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार होना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए घटनाओं का निरंतर बने रहना ज़रूरी है। उदाहरण के रूप में सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि सामाजिक जीवन में सहयोग की आवश्यकता सदैव से बनी रही है और कहीं न कहीं सहयोग के कारण ही हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है ये चलती भी है। सामाजिक प्रक्रिया का पांचवा तत्व है विशिष्ट परिणाम। देखिए, परिणाम सामाजिक घटना का एक परम आवश्यक तत्व है। सामाजिक प्रक्रिया तो घटनाओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और कुछ निश्चित परिणाम अवश्य निकलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले तो सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समूह को एकता के सूत्र में बांधती है, जो संगठन पनपाती है, जो प्रगति में योगदान देती है। इस तरह से ये पांचों तत्व सामाजिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार यानी स्वरूपों के बारे में जानेंगे। तो पहले समाजशास्त्री हैं गिलिन और गिलिन। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी एवं सहगामी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा असहयोगी या असहगामी सामाजिक प्रक्रिया। इन सभी सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया के मूल 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सहयोगी सहगामी संगठनात्मक या एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा असहयोगी असहगामी विघटनात्मक या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, सहयोगी या एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग,
व्यवस्था यानी कि समायोजन और सात्वीकरण आता है। असहयोगी तथा पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष आते हैं। अब हम सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए, जहाँ समाज में कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं विघटन उत्पन्न करती हैं या पृथक्करण में योगदान देती हैं, तो वहीं कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जो समाज में एकीकरण, संगठन और सहयोग बढ़ाने में योगदान देती है। प्रथम प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी और दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को सहगामी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, सहगामी संगठनात्मक या एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, व्यवस्थापन और सात्वीकरण पर संस्कृति ग्रहण और एकीकरण आती हैं। सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अब हम सबसे पहले सहयोग को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है इसके अंतर्गत। देखिए, सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। इसके अभाव में सामाजिक जीवन, समाज और राष्ट्रीय कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य अपनी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप में अकेले नहीं कर सकता है, उसे किसी न किसी सहयोग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इस सहयोग के अभाव में न तो बालक का ठीक से पालन पोषण हो सकता है और न ही समुचित ढंग से उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। पारिवारिक जीवन में पाया जाने वाला सहयोग ही सदस्यों को अच्छा नागरिक बनने में योगदान देता है। यहाँ कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को अनेक अन्य व्यक्तियों और समूहों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सहयोग ही जो व्यक्तियों के एक साथ मिलकर काम करने और समाज को संगठित बनाने में योगदान देता है। अब तो सहयोग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। और अब हम सहयोग के अर्थ एवं परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न है। वही समाजशास्त्री सदरलैंड और वुडवर्ड के अनुसार किसी समान लक्ष्य के लिए अलग अलग व्यक्तियां या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड द्वारा संपादित समाजशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्न को संयुक्त करती हैं। यानी इन परिभाषाओं से पता चलता है कि सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या फिर समूह किसी सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं या फिर प्रयत्न करते हैं। सहयोग के स्वरूप की बात करें तो अलग अलग समूह, संगठनों, समितियों और संस्थाओं में अलग अलग अवसरों पर सहयोग के भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि जीवन के सभी क्षेत्र में कम या अधिक मात्रा में सहयोग पाया ही जाता है। युद्ध काल और शांति काल के सहयोग में अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहयोग के भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ विद्वानों द्वारा सहयोग के अलग अलग स्वरूपों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने सहयोग के दो प्रकार बताए, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करते हैं तो इसे हम प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के बीच आमने सामने के जो संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं खेल के मैदान में विरोधी टीम को हराने के उद्देश्य से जब किसी टीम के सदस्यों में सहयोग पाया जाता है और सभी मिलकर कार्य करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। वहीं अप्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है कि जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होती हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक ही और वह है कपड़ा बनाना। यानी कि कुल मिला के बस उनका उद्देश्य कपड़ा बनाना ही है, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं। आज के आधुनिक जटिल समाज में जहाँ द्वैतिक संबंध और
समूह की प्रधानता हो गई है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं समाजशास्त्री प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए। पहला प्राथमिक सहयोग, दूसरा द्वैतिक सहयोग, तीसरा तृतीय सहयोग। यानी प्राथमिक सहयोग में इस प्रकार का सहयोग सामान्य प्राथमिक समूह में पाया जाता है, जहाँ घनिष्ठ व आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें व्यक्ति और समूह में स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रहता। व्यक्ति समूह के हित और कल्याण को ही अपना हित और कल्याण समझता है। यानी परिवार, पड़ोस, मित्र मंडल, छोटे आदिम समाज, ग्रामीण समुदाय, ये सभी प्रकार के सहयोग आते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा है द्वैतिक सहयोग। देखिए, ये खासकर आधुनिक जटिल समाज में पाया जाता है। ऐसे समाज में द्वैतिक समूह विशेष पाए जाते हैं, यानी जटिल समाज में हमारे इन समूहों में पाया जाने वाला औपचारिक सहयोग द्वैतिक सहयोग के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति समूह से सहयोग करता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या हित को ध्यान में रखकर। इसमें समूह कल्याण की प्रधानता नहीं होकर व्यक्ति कल्याण की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा है तृतीय सहयोग। देखिए, जब व्यक्ति या फिर समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हो तो उसे देखिए तृतीय सहयोग कहते हैं। व्यवस्थापन इस प्रकार के सहयोग का ही उदाहरण है। जब 2 समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उनमें पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाता है। वही समाजशास्त्री आर्गबन और नेमकॉफ ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सामान्य सहयोग, दूसरा मित्रोत्तर सहयोग, तीसरा विभेदीकृत सहयोग। देखिए, सामान्य सहयोग में क्या होता है कि इस प्रकार के सहयोग में कुछ लोग मिलकर समान या एक साथ कार्य करते हैं। ऐसा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सहयोग में सभी व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों में सामान्यतः समानता पाई जाती है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना या दलदल में फंसी किसी गाड़ी को बाहर निकालना लोगों द्वारा, ये सामान्य सहयोग है। वहीं दूसरा है मित्रत्व सहयोग में क्या होता है कि जब आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है तो उसे मित्रत्व सहयोग कहा जाता है। तीसरा विभेदिक सहयोग, इसे अलग अलग श्रमों के एकीकरण के नाम से भी पुकारा जाता है। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो इसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। इसमें पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है। श्रमदान के आधार पर बनाए जाने वाले पंचायत भवन या विद्यालय के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं या फिर कार्य करते हुए अपना सहयोग देते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब हम सहयोग के प्रकार या लाभ या फिर महत्व को भी जान लेते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग का काफ़ी महत्व है। आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, सभी क्षेत्र में सहयोग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। सहयोग सामाजिक जीवन का स्थायी आधार है। सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर व्यक्ति की दृष्टि से सोचा जाए तो हम पाते हैं कि सहयोग सामाजिकरण और व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही समूह कल्याण, सामाजिक एकता, दृढ़ता और साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से भी सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार भी सहयोग ही है। और साथ ही मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास, प्रसार और प्रचार आदि के दृष्टिकोण से भी सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग व्यक्ति के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप ही अनेक आविष्कार होते हैं और मानव जीवन को सुखी बनाने में वो योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति की स्थापना में सहयोग का विशेष योगदान रहता है। और साथ ही अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की सफलता के लिए भी सहयोग आवश्यक है। वास्तव में समाज के किसी भी कार्य को सहयोग के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता। व्यवसाय, व्यापार, दफ्तर, शिक्षण संस्थान, कारखाने, बाजार, परिवार, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि में सहयोग का महत्व
हर जगह दिखाई देता है। सहयोग के अभाव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रह सकती। यही कारण भी है कि आदिम से आधुनिक समाज में सभी में किसी न किसी रूप में सहयोग अवश्य देखने को मिलता है।